हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटी के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को। इससे पहले पार्ट 1 मैंने करा दिया है और आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें मैं जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगी वो सारे किसी ना किसी एग्जाम बेस्ड हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर का एग्जाम उठाते हैं जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है, तो उसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए हैं। तो इस सीरीज को पूरा देखिए। ठीक है। और हो सके तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमारे यहाँ बात हो रही है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर। तो ये जो हमारा राइट है, यानी कि हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो ये होता है ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि ये जो हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये हमारा कौन सा राइट्स है। ठीक है। तो ऑप्शन में हमको दिख रहा है फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और नेचुरल राइट्स। ठीक है। तो देखो, इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो कुछ ऑप्शन है, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, देखो नेचुरल राइट कुछ भी नहीं होता। ठीक है। आपको याद रखना है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारा ये मौलिक अधिकार है, मौलिक राइट्स है। ठीक है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। तो फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल्स को उसका रेस, उसका कलर, कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस या फिर जेंडर, इसमें भेदभाव किए बिना दिया जाता है। यानी कि अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा पर्सन जिसमें कि उसके कलर को लेकर, उसके कास्ट को लेकर, उसके धर्म को लेकर, उसका बर्थ प्लेस या फिर उसका जो जेंडर है, उस आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, दीज राइट्स आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 12 to 35। देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 to 35 में आता है। ठीक है। और इसका उल्लंघन करने पर, इसका वायोलेशन करने पर हमारा मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ प्री डिफाइंड पनिशमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है। यानी कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं हमें उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिख रहे हैं, तो हम इसको भी कवर करते हुए चलते हैं। देखो, हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, ये आपको याद रखना है। अब कौन कौन से ये 6 फंडामेंटल राइट्स, तो देखो, फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ओके, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड फिफ्थ है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है। एंड 6 नंबर का है हमारा ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, हमने जो पढ़ा है ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये है हमारा आर्टिकल 32 में। हालांकि यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 to 18 में है, फिर फ्रीडम है 19 to 22 में है, ऐसे मतलब आपको ये सारा याद करना है। अब अगर मैं सिर्फ इतना सा उठाऊं ना, ये जो दिख रहा है हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो कहने को यहाँ पर कितनी लाइन है, सिर्फ 6 लाइन लिखी हुई है, 6 से 7 लाइन लिखी है। पर इस 6 से 7 लाइन के अंदर ही अगर मैं बात कहूँ ना, तो आपके 30 से 40 क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जामिनर कहीं से भी उठा के पूछ सकता है। या तो आपसे 6 फंडामेंटल ये पूछ लेगा कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं ये पूछ लेगा, और 14 to 18 में क्या है, या 14 से 15 में क्या है, फिर 16 में क्या है, 17 में क्या है, ऐसा कुछ पूछ सकता है। मतलब यहाँ से आप देखा जाए ना, तो अगर आप इसको एक बार में याद कर लेते हैं तो आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस यहीं से हो जाएंगे। ठीक है। तो आप ये सारा ही याद करके चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मेंशन्ड इन इंडिया। देखो, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें एक प्रोसेस है इम्पीचमेंट का। इम्पीचमेंट बोले तो क्या होता है, ये होता है महाअभियोग, हिंदी में इसको बोलते हैं महाअभियोग, और इंग्लिश में बोला जाता है इम्पीचमेंट। तो ये जो इम्पीचमेंट है, इसको ये हमारा कौन से आर्टिकल में आता है, तो देखो इम्पीचमेंट है, ये आता है हमारा आर्टिकल 61 में। अब ये इम्पीचमेंट है क्या, तो देखो सीधा सीधा से मैं अगर कहूँ ना, जो प्रेसिडेंट होता है उसको उसके पोस्ट से हटाने का जो प्रोसेस है उसको ही इम्पीचमेंट का नाम दिया गया है, महाअभियोग का नाम दिया गया है। ठीक है। और
देखो इंडिया में अब तक किसी भी प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, महाभियोग लगाया क्यों जाता है? जब जो प्रेसिडेंट है वो संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, उसका पालन नहीं करता है, ठीक है, तब उस केस में इसको लगाया जाता है। बट हमारे अभी तक इंडिया में ऐसा अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि इंडिया में किसी भी प्रेसिडेंट को अब तक इम्पीचमेंट के द्वारा नहीं हटाया गया है। अच्छा, इम्पीचमेंट लिया कहाँ से गया है? ये तो इसको लिया गया है यूएसए से। ये भी याद रखेंगे, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि आर्टिकल 61 क्या होता है, कि इसमें आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये सारा आप पढ़ सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब सारा याद नहीं रखना, बट ये है कि पढ़ सकते हैं। और ये एक पॉइंट लास्ट वाला जो है ना इसमें कि मतलब कि महाअभियोग के लिए 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, तो ये आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ये जो ये लाइन दिख रही है ना नीचे वाली, ये वाली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। देखो, बताना है हमें कि प्रेसिडेंट के पास ना एक पावर होती है जिसमें कि वो क्या करता है कि क्षमा दान कर सकता है, माफ कर सकता है किसी को। तो ये ऐसा कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो देखो ऐसा कहा गया आर्टिकल 72 में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है आर्टिकल 72 में बेसिकली। तो देखो क्या होता है कि अगर किसी अपराधी को कोई सजा मिली हुई है, जैसे कि आपने एक ना केस के बारे में सुना होगा, शबनम केस करके था एक, 2-3 साल पहले, अगर आप जैसे यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा। तो उसमें उसको शबनम को फांसी की सजा दी गई थी। हालांकि मुझे नहीं पता अभी उसको फांसी की सजा दी गई है कि नहीं, ये सब मैं नहीं जानती। बट ये है कि उसको फांसी की सजा दी गई थी। तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है कि वो किसी की फांसी की सजा को कम कर सकता है, यानी कि फांसी की सजा को किसी उसको आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर सकता है, या किसी को 2-3 साल की सजा मिली है तो वो उसको 1 साल में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही है, और ये जो पावर है ये आता है आर्टिकल 72 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है, आर्टिकल 72, ठीक है। और ग्रांट पार्डन ये आप देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि मुझे ये पता है बट आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जॉइंट सेशन, इससे रिलेटेड कौन सा हमारा आर्टिकल है? देखो जॉइंट सेशन, संसद का संयुक्त सदन, संयुक्त सत्र बोलते हैं ना, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आता है हमारा आर्टिकल 108। ऑप्शन नंबर 3 हमारा दिख रहा है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जॉइंट सेशन है, ये आता है आर्टिकल 108 में। अब यहाँ पे याद रखने वाली क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कि जो जॉइंट सेशन है ना इसको बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। जॉइंट सेशन को किसके द्वारा बुलाया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है। और जो इसकी अध्यक्षता है ना वो करते हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, लोकसभा के जो स्पीकर, वो करते हैं। लोकसभा के स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो आपको ये याद रखना है जॉइंट सेशन से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स इंडियन पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा बात हो रहा है कि हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है ना, इसमें अमेंड जो किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी संशोधन किया जाता है, तो ये जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वो हमारे कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो वो आता है हमारा आर्टिकल 368 में आता है, अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि संविधान में कोई भी चेंजेस या संशोधन जो हम कर सकते हैं ना वो आर्टिकल 368 में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, विच आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। तो देखो राज्यसभा के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? ऑप्शन में देखो कितने सारे दिख रहे हैं हमको, आर्टिकल 80 है, 79 है, 81 है, 82 है, सारे ही आसपास के ही हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं कि राज्यसभा के बारे में बताया गया है ये आर्टिकल 80 में, ठीक है।
ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस। अब ये जो राज्यसभा होता है ना, इसमें मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, बट अभी कितने हैं, अभी है ये करंट में 245 मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, याद रखना है। और अच्छा, मैं आपको ना एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, एक मिनट, यहाँ नहीं, यहाँ ही बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये होता है हमारा संसद। ठीक है, और इधर इसके दो सदन होते हैं, राज्यसभा, मैं ऐसे लिख देती हूँ, और ये होता है लोकसभा, और ये होता है संसद। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो संसद है ना, ये आता है आर्टिकल 79 में, डायग्राम के थ्रू याद रखना इजी रहेगा। ठीक है, और राज्यसभा आता है ये 80 में। ठीक है, और लोकसभा आता है 81 में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, संसद 79 है, राज्यसभा 80 है, और लोकसभा 81 है। ठीक है, अब देखो, राज्यसभा ऑल्सो नॉन एज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये मैं बता चुकी हूँ। मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 250, और करंट में कितने हैं, ये 245 मेंबर्स है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द नेशनल इमरजेंसी। तो देखो, नेशनल इमरजेंसी से कौन सा आर्टिकल डील करता है, मतलब कि नेशनल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल में है ये, तो ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये है हमारा आर्टिकल 352। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, नेशनल इमरजेंसी की अगर यहाँ पे बात आई है ना, नेशनल, और ये मैं ई लिख देती हूँ, पूरा नहीं लिख रही मैं, तो आपको याद रखना है, टोटल 3 बार लगी है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट टाइम कब लगी थी, 1962 में, जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था ना, अटैक हुआ था, तब लगा था। सेकंड टाइम लगा था ये जब पाकिस्तान का वॉर हुआ था, 1971 में हुआ था ना, ये डेट याद रखेंगे, सन याद रखेंगे, 1971 में। और थर्ड टाइम लगा था 25 जून 1975 को। ये 25 जून, ये डेट याद रखना जरूरी है। ठीक है, 25 जून 1975 को। हालांकि अभी आजकल एक मूवी भी आ रही है, और शायद ये लगने भी वाली है, इमरजेंसी मूवी। अगर आपके पास टाइम हो तो इस डेफिनेटली इस मूवी को देखिएगा, क्योंकि आपको इस मूवी को देखने के बाद कुछ नॉलेज ही मिलेगा, जिसको आप अपना लाइक आपके स्टडी के थ्रू देखा जाए तो ये आपके लिए एक अच्छा ही रहेगा। ठीक है, टाइम मिले तो आप देखना जरूर। ठीक है, आप देखो, नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है टोटल अब तक, एक मिनट, नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है अब तक टोटल 3 बार, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, 1962 में, 1971 में, 1975 में। ठीक है, ये हो गया। अब इम्पोर्टेंट हमको और क्या याद रखना है यहाँ से, तो याद रखना है हमें आर्टिकल, देखो आर्टिकल 352 की बात हो गई, अब याद रखते हैं 356, उसके बाद याद रखते हैं 360। ठीक है, ज़्यादा का गैप नहीं है इसमें, बहुत कम कम गैप है, तो देख लेना। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल 356 बताता है ये स्टेट इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, और आर्टिकल 360 बताता है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो वित्तीय आपातकाल है, वो आज तक एक बार भी नहीं लगा है, अभी तक मतलब लगा ही नहीं है ये वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट्स, आर्टिकल 51A, इसमें क्या बताया गया है, देखो ऑप्शन में, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, ये सब तो कुछ भी नहीं है। देखो आर्टिकल 51A बताता है हमारे ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, जो नागरिक के मौलिक कर्तव्य है ना, उसके बारे में बताता है। अगर मैं नागरिकों के ड्यूटीज के बारे में बात करूँ तो क्या हो जाएगा ये, फंडामेंट मतलब कि जो बेसिक ड्यूटीज है वो क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सम्मान करना। ठीक है, नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, उसका सम्मान करना। ठीक है, और मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि हमें याद रखना है कि ये सारे हमारे ड्यूटीज़ है एक सिटीजन्स के। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच
वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। देखो गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात हो रही है कि जो गवर्नर के अपॉइंटमेंट होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है। तो देखो इजी है ये। गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो आर्टिकल 155 के तहत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन में याद रखना है सिर्फ आपको ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनटचेबिलिटी इज अ क्रिमिनल प्रैक्टिस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। अनटचेबिलिटी समझते हैं ना आप, अस्पृश्यता बोलते हैं जिसे, ये हमारे कौन से आर्टिकल में आता है। तो देखो ये आता है आर्टिकल 17 में। एसएससी, डी ट्रिपल एस बी और प्लस दिल्ली पुलिस का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि बहुत सारे एग्जाम में आता है, बट ये मैं एक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एसएससी एक वाइड लेवल का एग्जाम हो जाता है। डीएसएसबी में हर साल कितने सारे फॉर्म भरे जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक इमेज के थ्रू मैं आपको दिखा देती हूँ कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चार दोस्त खड़े हैं, वो इससे भेदभाव कर रहे हैं, इसके पास नहीं जा रहे हैं, इसको लेकर मतलब एक तरह से अस्पृश्यत अनटचेबिलिटी दिखा रहे हैं, इसको टच नहीं करना चाह रहे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं। और प्लस इनको देख के अजीब सा मुंह बना रहे हैं, आप इनका फेस रिएक्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया आर्टिकल 17 में कि एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इमेज के थ्रू देख के आप अच्छे से याद रखेंगे ना, जैसे इनका फेस फेस इन लोगों ने जिस तरह से बना रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। आर्टिकल 17 स्टेट्स द अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। ठीक है, आर्टिकल 17 बता चुकी हूँ, अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है। एंड आर्टिकल 17 वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट बाय रेजिंग द स्लोगन महात्मा गांधी की जय। ठीक है, तो इसे महात्मा गांधी की जय इस स्लोगन के द्वारा इसे पास किया गया था। ठीक है, और बाकी आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, तो देखो हमारा अभी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, हमने 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।